मैं समझता हूं कि जितना विधानसभा के सवालों पर मैं क्षेत्रीय सवालों पर लड़ा, आज तक विधानसभा के सवालों पर विधानसभा में कोई इतना लड़ने का काम नहीं किया। लेकिन बिजली तो हम बना भी सकते हैं, सड़क दे भी सकते हैं, लेकिन हम आरक्षण नहीं बचा सकते बिना सरकार, नौकरी नहीं दे सकते हम बिना सरकार। आपकी बात, लेकिन सवाल है कि ये सब जब उन्होंने किया उसके बाद से 2 बार जनता उन्हें नकार चुकी है। तो अगर ये सब इतना प्रभावशाली होता, चलिए हम आपकी इस बात को भी खारिज नहीं करते, लेकिन 2024 में जब 37 सीट आप जीत गए तब क्या था? तब क्या मौका दे दिया था आपको बीजेपी ने? क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार में व्यक्ति जो अधिकारी हैं वो इनका काम करके, सरकारों का काम करके जो अपने काली को पोतना चाहते हैं। लड़ना आपको यूपी में होगा, कार्यक्रम आप बंगलौर में करेंगे, विजन इंडिया की जरूरत उत्तर प्रदेश में, लखनऊ राजधानी में दिखाने की जरूरत है। अरे उत्तर प्रदेश में मैंने उस आंदोलन में हिस्सेदारी किया और हिस्सेदारी में काफी मुकाबला करना पड़ा और लाठियां चली, उसमें हम लोगों को जबरदस्ती पुलिस ने जेल में डाल दिया और 24 दिन उस समय मैंने किसान आंदोलन में जेल काटा था। और संदीप सिंह पटेल खुद पटेल है, क्या मानते हैं? सरदार पटेल किसके? अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रयागराज के मेजा से विधायक संदीप सिंह पटेल जी। विधायक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेजा एक ऐसी विधानसभा सीट जिस पर बड़ा मुश्किल लगता था कि उस फैमिली को हराया जा सकता है। आप एक युवा के रूप में आए, समाजवादी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, टिकट दिया अखिलेश यादव ने और बड़े कम अंतर से चुनाव जीते हालांकि आप, लेकिन जैसी की जानकारी अब आ रही है कि आने वाले टाइम के लिए आपने जमीन बनाई है। तो विधायक बनने के बाद, विधायक बनने से पहले क्या ये कॉन्फिडेंस था कि चुनाव जीत जाएंगे, और विधायक बनने के बाद की कोशिशें क्या हैं आगे की? जब मैं चुनाव मैदान में उतरा, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने हम पर भरोसा करके हमको चुनाव लड़ने के लिए मेजा विधानसभा में भेजा, तो मुझे लगा कि यह विधानसभा से अच्छी कोई विधानसभा नहीं है। कारण क्या था? कुछ पहले तो उस विधानसभा के अंदर मेरा बचपन बीता था। मैंने बचपन में वहीं से शिक्षा हासिल की। कई गांवों में हमने बच्चों के साथ खेला कूदा और छात्र राजनीति के बाद जब मैंने संघर्ष में प्रवेश किया तो जब मैं क्षेत्र के अंदर गया तो जितना समर्थन, जितना प्यार हमें गांव में गरीब वर्ग का, मध्यम वर्ग का, खासतौर से पीडीएस समाज का मिला, उससे मुझे पहले दिन ही महसूस हुआ कि यहाँ से हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि जिनसे मेरी लड़ाई है उनके बारे में लोग क्या जानते हैं मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग, खासतौर से जमुना पार के लोग, उनके बारे में अच्छा नहीं मानते, उनको नेता नहीं मानते। उसका कारण क्या है कि लोगों को लगता होगा कि वो 2 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन जब आप उनके पूरे राजनीतिक हिस्ट्री को पढ़ोगे, आप पूरे उनके राजनीतिक जीवन को आप पढ़ोगे, तो मैं समझता हूं कि आपको लगेगा कि जब भी उनको चुनाव किसी नेता से लड़ने का मौका मिला तो चुनाव में परास्त हुए। और आज की तारीख में लोग नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमसे कौन लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी यही नहीं तय कर पा रही, उसका सिर्फ एक कारण है कि विधायक बनने के बाद मैंने लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के अनुसार, उनके दिशा निर्देश के अनुसार मैंने लगातार क्षेत्र में काम किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, कल भी मैंने कार्यकर्ता की तरह क्षेत्र में काम किया था, आज भी मैं कार्यकर्ता की तरह क्षेत्र में काम करता हूं और मेरा पूरा भरोसा है कि बिना विधायक रहे जितना समय लोगों के साथ सुख दुख में हिस्सेदारी किया और समय समय पर क्षेत्र के सवालों को विधानसभा में जितना उठाने का मौका मिला मैंने मजबूती से उठाया। आज उसको पूरे क्षेत्र के लोग ये बात महसूस करते हैं कि हमारे विधायक ने जिस उम्मीद से हमने चुनाव जिता कर भेजा था, जो क्या विधानसभा में हमारे जब से नई विधानसभा बनी जी, उस विधानसभा में जिनको भी विधायक बनने का मौका मिला, आप पूरे विधानसभा की कार्रवाई अगर उठाकर देखेंगे तो मैं समझता हूं कि जितना विधानसभा के सवालों पर मैं क्षेत्रीय सवालों पर लड़ा, आज तक विधानसभा के सवालों पर विधानसभा में कोई इतना लड़ने का काम नहीं किया। तो लगता है कि आगे भी आपको मौका दे सकती है जनता? निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि हम पुनः चुनाव जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
अगर हमसे दोबारा मुझको पुनः आशीर्वाद दिया तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में मैं उनका एक विधायक के रूप में योगदान करूँगा। अच्छा, सत्ता पक्ष में तो थे नहीं आप, विपक्ष में थे। विपक्ष का एक एमएलए कितना काम जनता का कर सकता है जो ये भरोसा कर ले कि हम विपक्ष में रहते हुए 5 साल विधायक के रूप में इतना कर गए कि आगे हमें मौका देगी जनता। आज गांव के लोग जो हैं, जो पीड़ित समाज के लोग हैं, उनको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, बम्बा चाहिए। निश्चित रूप से हो सकता है उसमें हम खरे न उतर पाए हों, लेकिन बिजली तो हम बना भी सकते हैं, सड़क दे भी सकते हैं, लेकिन हम आरक्षण नहीं बचा सकते बिना सरकार के, नौकरी नहीं दे सकते हम बिना सरकार के। हम जो गांव के गरीब की रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं हम बिना सरकार के नहीं पूरी कर सकते। जैसे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब 2012 में मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद 2012 से 2017 तक के बीच में जो विजन उन्होंने पूरे देश को दिया, उत्तर प्रदेश में विकास करके, आप लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे देख लें, आप एम्बुलेंस देख लें, जो पुलिस को हाईटेक किया उन्होंने 100 नंबर देख लें, समाजवादी पेंशन देख लें। जिस लैपटॉप, जिस टैबलेट को भारतीय जनता पार्टी मंचों से चिल्ला कर बोलती है, हमारे नेता ने लैपटॉप बांट दिया, लोहिया आवास दिया। आज वही घिसी पिटी 1,25,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास के नाम पर सरकार देती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लोहिया गांव बना करके पूरे गांव को संतृप्त करने का काम किया। इतना ही नहीं, 3.5 लाख रुपया लोहिया आवास पर दिया और कहा कि इस महंगाई में बिना पैसे के 3.5 लाख के कालोनी आवास नहीं बनाया जा सकता। और पुनः उन्होंने निर्णय जो लिया है, इतना बड़ा विजन राजनीति में शायद किसी के पास नहीं। ठीक बात है, हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन सवाल है कि ये सब जब उन्होंने किया उसके बाद से 2 बार जनता उन्हें नकार चुकी है। तो अगर ये सब इतना प्रभावशाली होता विधायक जी, कारण तो है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं, जनता ने नहीं नकारा। आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, वोट के दम पर अखिलेश यादव जी से नहीं लड़ सकती है, वोट से उनको नहीं हरा सकती है। हराने के लिए कभी मशीनरी का उपयोग करेंगे, कभी चुनाव आयोग का उपयोग करेंगे, कभी संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे। अगर जिस दिन जनता से चुनाव हो जाएगा उस दिन हराना छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं। चलिए, हम आपकी इस बात को भी खारिज नहीं करते, लेकिन 2024 में जब 37 सीट आप जीत गए तब क्या था? तब क्या मौका दे दिया था आपको बीजेपी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया हमें रोकने के लिए, लेकिन जनता ने महसूस किया 2022 में जो इन्होंने मेरे साथ किया था। वोटर लिस्टों पर चुनाव के दिन इन्होंने डिलीटेड की मोहर लगा दिया। इनके जो पन्ना प्रभारी थे उन्होंने हमारे समाजवादी वोट को चिन्हित करके पन्ना को एक बूथ से दूसरे बूथ पर भेज दिया। हमारे वोटर्स गली गली का चक्कर लगाते रहे। कभी ये 1200 वोट का बूथ बनाकर बूथ की संख्या बढ़ा देंगे, कभी 1500 का बूथ बना करके बूथ की संख्या घटा देंगे। ये सिर्फ वोटर लिस्ट में हेरफेर करते रहे, जिसको हमारे कार्यकर्ताओं ने समझा। जैसे आज SIR के बहाने तमाम PDA के लोगों का वोट काट करके गांव के गरीब जो लोग मतदान के सहारे अपना सम्मान बढ़ाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अगर वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो शायद गांव के रहने वाले गरीबों के दरवाजे पर ये बड़े महलों में रहने वाले लोग नहीं पहुंच पाते। आज शायद बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की देन है कि जो वोट का अधिकार बराबर का अधिकार है, इसीलिए बहुत से लोग उनके दरवाजे पर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके वोट को काटना चाहते हैं, उनको वोट से वंचित करना चाहते हैं, उनको वोट से दूर रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो SIR लाए हैं। SIR तो सामान्य प्रक्रिया है, वोट बनाना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग को इतनी जिम्मेदारी से निर्णय लेना चाहिए कि गांव का कोई भी व्यक्ति बिना वोट के न रह जाए, उसके लिए सरलतम व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग वोट न बने ये इसका इंतजाम कर रही है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली, लेकिन चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली में बैठे हुए ज्ञानेश कुमार हों, चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नवदीप रिनवा हों, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थोड़े हैं, ये तो ऑप्शन है। देखने में यही तो दुर्भाग्य हुआ इस देश का। आज़ादी के इतना लंबा समय बीत जाने के बाद जो इस देश के मतदाताओं ने, देश के मूल निवासियों ने, PDA समाज के लोगों ने, गांव की गरीब जनता ने, किसान का मेरे परिवार ने एक उम्मीद किया था कि देश आगे बढ़ेगा, देश विकास करेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस प्रदेश का 80 सालों में, जहां लोगों को बढ़ चढ़ कर वोट को हिस्सा लेना चाहिए, जहां पर लोगों को अपने मत के आधार पर अपनी सरकार बनाना चाहिए, सरकार बना करके अपने भविष्य का इंतजाम करना चाहिए, वहां पर आज की तारीख में
सरकार के इशारे पर अधिकारी लोग काम करना शुरू कर दिए। चूँकि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार में व्यक्ति जो अधिकारी हैं वो इनका काम करके, सरकारों का काम करके जो अपने काली को पोतना चाहते हैं, बहुत निंदनीय और बहुत दुखद है। ठीक बात है। आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विजन इंडिया हम शुरू करेंगे और बेंगलोर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जहां कर्नाटक कन्नड़ भाषा बोली जाती है, वहां जाके बेंगलोर में कार्यक्रम करेंगे। 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, लड़ना आपको यूपी में होगा, कार्यक्रम आप बेंगलोर में करेंगे। विजन इंडिया की जरूरत उत्तर प्रदेश में, लखनऊ राजधानी में दिखाने की जरूरत है। अरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएं हैं, 545 टाउन एरिया हैं, यहाँ आपको कहीं जगह नहीं मिली, बेंगलोर चले जा रहे हैं। अब जिस बात को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपके चैनल के माध्यम से अपने संदेश को दे दिया है और क्लियर कट उन्होंने दे दिया है, तो मैं समझता हूँ उस पर दोबारा हमको कोई बात कहने का बहुत बात बिल्कुल मत कहिए। चलिए हम आप पर आ जाते हैं, और बात यह है कि एक छात्र नेता के रूप में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष संदीप सिंह पटेल और विधायक संदीप सिंह पटेल, छात्र राजनीति में जो अनुभव मिला और जो कनेक्टिविटी बनी, आज भी काम आ रही है, या आप छात्र नेता नहीं बचा, केवल नेता बचा है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि छात्र राजनीति का जो ताकत श्रद्धेय नेताजी ने बढ़ाई थी, श्रद्धेय नेताजी ने छात्र संघों को बहाल किया था। उन छात्र संघों के माध्यम से गांव के गरीब बच्चे भी राजनीति में आगे बढ़ रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि गांव का गरीब का बच्चा राजनीति करे, सामान्य परिवार का बेटा राजनीति करे, इसलिए उन्होंने छात्र संघों पर ताला लगाया। आज भारतीय जनता पार्टी की कई स्टेटों में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, जेएनयू में चुनाव कराया जाएगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये दोहरा मापदंड कैसा है? आपने कई बार छात्र संघों को चुनौती देने का काम किया, सिर्फ उसके पीछे एक कारण था, हमने छात्र संघों से बहुत कुछ सीखा है, हमने छात्र संघ से संघर्ष सीखा। हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी ने एक बात बहुत स्पष्ट कही थी, जहां अन्याय हो वहीं से संघर्ष की शुरुआत होनी चाहिए। और छात्र संघ की कोख एक ऐसी कोख थी कि वहां से निकलने वाला व्यक्ति कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे घटना याद है, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, हमारे यहाँ नहर में पानी के सवाल पर किसान उद्वेलित थे। मैं इलाहाबाद से जाकर, चूंकि किसान परिवार से निकल कर आया था, मैं ग्रामीण अंचल से निकल कर आया था, मैंने उस आंदोलन में हिस्सेदारी किया और हिस्सेदारी में काफ़ी मुकाबला करना पड़ा और लाठियां चली, उसमें हम लोगों को ज़बरदस्ती पुलिस ने जेल में डाल दिया और 24 दिन उस समय मैंने किसान आंदोलन में जेल काटा था। हमने आरक्षण की लड़ाई पर जेल काटा, हमने तमाम सवालों को लेकर संघर्ष किया है, जो आज भी हम जब विधानसभा में खड़े होते हैं या विधानसभा के अंदर रहते हैं तो ये बात जरूर दिखाई पड़ता है कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से ज़्यादा दोषी अन्याय सहने वाला होता है। बहुत बढ़िया, इतना शानदार जवाब आपने दिया है। इसी में एक सवाल निकल के आ गया है। संदीप सिंह पटेल व्यक्तिगत तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस भारत को भारत बनाया, अनेकता को एकता में तब्दील किया, एक अखंड भारत का निर्माण किया, आज भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर यूनिटी मार्च पूरे देश में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई हुई है। कांग्रेस में वो गृह मंत्री थे ही थे, और संदीप सिंह पटेल खुद पटेल है। क्या मानते हैं, बड़ा सरदार पटेल किसके? बड़ा दुख होता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माफ न करे इस देश के अंदर, उनके नाम पर धोखा करे। आपने पूरे देश के अंदर मूर्तियां लगाई उत्तर प्रदेश के खजाने से, और आपने सरदार पटेल की मूर्ति लगाने के लिए गांव गांव में लोहा मांगा और हमारे लोहे का भी दुरुपयोग किया। हमने जो अपने घर से निकाल करके आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया का लोहा दान दिया, आपने उस लोहे का भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने चाइना से लोहा मंगा करके आपने हमारे महापुरुष की मूर्ति लगा दी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस आरएसएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोका हो, और ये कह करके रोका हो, आरएसएस पर पाबंदी लगाई हो कि आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है, आरएसएस इस देश के अंदर नफरत फैलाती है, आरएसएस जैसे संगठन को इस देश के अंदर नहीं चलने देना चाहिए, आपने उसमें हलफनामा दिया, आपने उसमें स्वीकार किया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर वोट के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानती है, अगर दिल से मानते होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाया हुआ स्टेडियम तो नहीं बदल देते। मोदी से तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो नहीं हो सकती। कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप उनको नीचा दिखाने का काम करते हो, आप इतिहास बदलने का काम करते हो। इसको हमारा समाज बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं। पटेल समाज, पूरा किसान परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे किसानों के नेता थे। उनके इतिहास में आप उठाकर देखिए, उन्होंने एक सवाल पर बारडोली का आंदोलन किया। बारडोली से सफल आंदोलन देश के अंदर कोई आंदोलन नहीं था। बारडोली के आंदोलन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। आप सोचिए, इतने त्यागी पुरुष,
उनकी पत्नी का देहांत हो जाए, देश के लिए अदालत में खड़े होकर के आप जिरा कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, जानने के बावजूद भी सब्र न टूटे, ऐसे व्यक्ति की तुलना कहाँ इन लोगों से करने के लिए आप तैयार है? 5 साल आपकी भी सरकार थी, मैं समझता हूँ 5 साल आपकी भी सरकार थी विधायक, मैं समझता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन लोगों को कलंक नहीं लगाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के थे, और अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर वास्तव में कोई चल रहा है तो श्रद्धेय नेताजी ने किसानों का काम करके दिखाया है। पनियौना माफ किया, किसानों के लिए हर योजनाएं लाए, आज किसानों के लिए जो भी जरूरी चीजें थी सब पर समाजवादियों ने काम किया है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर किसी का हक है तो समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी और उनके आप बताइए, किसान बीमा योजना, हमारे गांव में किसान मर जाता था, हमारे नौजवान खेत और खलिहान में काम करते थे, ट्रैक्टर पलट जाता था, सांप काट लेता था, कोई इस परिवार की रखवाली करने वाला नहीं था। श्रद्धेय नेताजी ने 1 लाख रुपया किसान बीमा दिया, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाकर 5 लाख रुपया किसान बीमा दिया। तो किसानों के लिए काम किसने किया? समाजवादियों ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी सरदार पटेल के को मानने की जरूरत नहीं ठीक है, हम बहुत ज्यादा इस विषय को इसलिए नहीं लेंगे, आपने अपनी बात कही। बस अभी एक अगला सवाल, और आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि आप अच्छा जवाब दे रहे हैं तो इसका भी जवाब दे देंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आप, समाजवाद शब्द उस संविधान में था ही नहीं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। ये तो 1976 में 42वें संशोधन ने इंदिरा गांधी ने आपातकाल में शामिल कर दिया, और आप बाबा साहब का संविधान, समाजवाद बाबा साहब का संविधान तो था ही नहीं। तो आप इंदिरा गांधी के द्वारा संशोधित किए गए संविधान की बात कर रहे हैं या बाबा साहब का संविधान? अगर हम लोग किसी भी विषय को आदेश उठाएंगे तो विषय पूरा नहीं हो पाएगा। आप किसी भी व्यवस्था की कल्पना कर लें, बिना समाजवाद के रामराज की स्थापना नहीं हो सकती, बिना समाजवाद के संविधान को ताकत नहीं दिया जा सकता, बिना समाजवाद के इस देश की व्यवस्था को, गैर बराबरी को खत्म नहीं किया जा सकता। समाजवाद जो शब्द है वो इस देश की समानता का शब्द है। समाजवाद के बिना दुनिया में कोई काम संभव नहीं है। आज समाजवाद, चाहे वो समाजवादी विचारधारा को लेकर के श्रद्धेय नेताजी के पहले तमाम ऐसे इस देश के महापुरुषों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, चाहे जयप्रकाश जी रहे हों, चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हों, चाहे जिन भी महापुरुषों को मौका मिला, उन्होंने हमेशा समाज में समता मूलक समाज बनाने की बात कही है। सबकी विचारधारा थी कि गांव के अंदर व्याप्त गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए, अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, और गैर बराबरी खत्म करके समाज को एक सूत्र में बांध करके आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। इसलिए समाजवाद को कहीं से भी चुनौती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे नाम आपने लिए महापुरुषों के, हम सब उनका आदर करते हैं। लेकिन समाजवाद वो जहाँ पर आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की बात हो वो तो सबको अच्छा लगता है, हम पत्रकारों को भी। लेकिन जातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष और जाति की राजनीति, ये कौन सा समाजवाद है? मैं समझता हूँ कि जिन समाजवादियों के बारे में आप कह रहे हैं, डॉक्टर लोहिया ने समाजवाद आंदोलन चलाया। डॉक्टर लोहिया किस जाति से आते हैं आप जानते हैं। जयप्रकाश जी ने चलाया, आप उनको भी जानते हैं। चंद्रशेखर जी ने चलाया, आप उनको भी जानते हैं। हमारे श्रद्धेय नेताजी ने चलाया, तब से इस आंदोलन को जातिवादी आंदोलन कहा जाने लगा। फिर पीडीए है क्या? परिभाषा दीजिए विधायक जी, पीडीए का मतलब है? हमारे नेता ने आपको कई बार आपके चैनल के माध्यम से कुछ भी अगड़ा भी बोल देते हैं, आदिवासी भी बोल देते हैं, समझिए अल्पसंख्यक भी बोल देते हैं, आधी आबादी भी बोल देते हैं, वो सत्य बोलते हैं। और उन्होंने जब भी मौका मिला, उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से पीडीए को स्पष्ट रूप से, और आज भी उन्होंने आपसे कहा पॉजिटिव सोच। पीडीए एक पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की ताकत है। ये सही है कि गांव के अंदर रहने वाले हजारों साल से उपेक्षित, वंचित, परेशान, दबे कुचलों को अधिकार दिलाने के लिए भी पीडीए उस वर्गों के लिए भी है जिनको उनके हक अधिकार से दूर किया गया। पीडीए उनके लिए भी है जिनका अधिकार संविधान में सुरक्षित था, लेकिन आज़ादी का इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक उनको हक अधिकार नहीं मिल सका। पीडीए उन लोगों के लिए भी है। बहुत अच्छा विधायक जी, बस अंतिम सवाल आपके जवाब से निकालकर हम पूछने जा रहे हैं, और वो है, आपने कहा समाजवाद के बिना राम राज्य नहीं हो सकता। तो प्रभु श्री राम लला जो कि अयोध्या में विराजमान है, उनके बारे में क्या है मन में विचार? मैं समझता हूं, मैं नहीं, देश और दुनिया में कोई व्यक्ति होगा जो आदर्शों को स्वीकार नहीं करेगा। आदर्श चाहे किसी का भी हो, चाहे भगवान राम का आदर्श हो, चाहे भगवान कृष्ण का आदर्श हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ रास्ता हो, चाहे सरदार पटेल के संघर्षों का रास्ता हो, चाहे बापू गांधी के विचारों का रास्ता हो, दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने
अगर हमको रास्ता दिया तो हमको सभी को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए और समाहित करके अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर ले चलने का प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस दिन हम सभी महापुरुषों के, उन आराध्य देवताओं के, जिनको इस देश के अंदर जिन्होंने एक दिशा दिया, समाज को जीने का मौका दिया, उनको सभी को समायोजित करके, संकलित करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मेरा रास्ता भी अच्छा होगा और मेरा आने वाला कल भी अच्छा होगा। बिल्कुल साफ साफ जवाब विधायक जी ने हर बात का दिया। अब जवाब उनका अपना था, हमने जो पूछना था वो पूछा, उन्हें जो बताना था उन्होंने बताया। युवा हैं, डायनामिक हैं और प्रयागराज जैसे प्रसिद्ध क्षेत्र से विधायक के रूप में चुन के आते हैं। आप तय कीजिए कि इनके जवाबों में क्या उचित है और क्या अनुचित। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और हस्ती के। देखते रहे अनादि टीवी, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।